जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का परीक्षा वाटिका एजुकेशन में। अगर आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियो टेस्ट सीरीज का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल पाए। इस वीडियो में बीपीएससी एडीओ दूसरे पेपर का 7वां मॉडल प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करेंगे। इससे पहले 6 टेस्ट कंप्लीट हो चुका है। इस यूट्यूब चैनल पर वो वीडियो भी अपलोड हो गया है, आप लोग जाकर के देख सकते हो। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज का प्रश्न। वीडियो के लास्ट में आपको अपना स्कोर भी कमेंट करना है कि कितने प्रश्न आपसे सही हो पाए। चलिए, पहला प्रश्न है यहाँ पर, बिहार विभूति ज्वेल ऑफ बिहार के नाम से किसको जाना जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, अनुग्रह नारायण सिंह को, क्योंकि ये बेहतरीन वकील, राष्ट्रवादी नेता, शिक्षाविद और प्रशासक के रूप में जाने जाते हैं और चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के सहयोगी रहे थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्राउडिंग इफेक्ट प्रभाव एक ऐसी परिघटना है कि बाजार अर्थव्यवस्था सरकार की बढ़ती प्रभावित होने से उत्पन्न होता है। सही जवाब है इसमें ना ऑप्शन ए, मांग पक्ष और आपूर्ति पक्ष दोनों हो सकता है, तो ए अथवा बी, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि क्राउडिंग इफेक्ट ऐसी परिघटना होती है जो तब उत्पन्न होगी जब बाजार अर्थव्यवस्था के एक क्षेत्र में सरकार की बढ़ती भागीदारी होगी और बाजार के बाकी हिस्से को प्रभावित करने का काम करेगी। यह परिघटना या तो बाजार की पूर्ति पक्ष में या मांग पक्ष में उत्पन्न हो सकती है, और यह मुख्य रूप से एक ऐसी स्थिति होती है जब सरकारें और निजी उद्योग सामान जो होता है धन तक पहुंच के लिए एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग यानी एसआरसी के सदस्य थे? राइट आंसर है, इनमें से हो जाएंगे कौन कौन थे। तो ये ना सबसे पहले एक चीज जान लीजिए कि जवाहरलाल नेहरू ने, JL नेहरू ने दिसंबर 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया था। ये चीज क्लियर कीजिए, किसके अध्यक्षता में? तो वो थे फजल अली की अध्यक्षता में। कब? दिसंबर 1953 में। ठीक। और इसके सदस्य थे हृदयनाथ कुंजरू। ठीक है, हृदयनाथ कुंजरू और सरदार KM पर्णिकर। ठीक। और फजल अली इसके अध्यक्ष थे। तो तीनों हो गया, तो सही जवाब हो जाएगा एक से अधिक, ऑप्शन डी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने कहा भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है? सही जवाब है NV रमन्ना के द्वारा यह कहा गया था, जो 48वें न्यायाधीश भी रह चुके हैं, मुख्य न्यायाधीश। और अनुच्छेद 124 से लेकर के अनुच्छेद 127 में सर्वोच्च न्यायालय की संरचना, नियुक्ति, शक्ति और प्रक्रियाओं को बताया गया है। ठीक है। यह कथन किनका है? NV रमन्ना का। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की आयु का निर्धारण किया जाता है, तो यह जो है यूरेनियम डेटिंग पद्धति द्वारा किया जाता है। और पुरातत्व विज्ञान, जीव विज्ञान में जंतु और पौधों को प्राप्त जो अवशेष होते हैं उसके आधार पर जीवन काल, समय चक्र का निर्धारण के लिए कार्बन डेटिंग का यूज किया जाता है। ये कार्बन डेटिंग का, ठीक है, किस किस में? तो जीव विज्ञान, पुरातत्व विज्ञान और पौधों से प्राप्त अवशेष को उसका जो जीवन काल है, कितना उसका समय चक्रण है, ये सब निर्धारण करने में कार्बन डेटिंग का यूज होता है। अगला प्रश्न है, उस राज्य को पहचानिए जिसकी सीमा सबसे अधिक राज्यों की सीमा से मिलती हो। यह है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की सीमा जो है 9 राज्यों से मिलती है, जिसमें एक संघ शासित प्रदेश भी है। ये 9 राज्य कौन कौन से जिसकी उत्तर प्रदेश के साथ सीमा मिलती है? राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 9 राज्य को ना लिखने का प्रयास करता हूं मैं यहाँ पर। चलिए, पहला राज्य हो जाएगा MP, शॉर्ट में ही लिखता हूं। दूसरा छत्तीसगढ़। तीसरा स्टेट हो जाएगा अपना बिहार। चौथा झारखंड। उसके बाद HR हरियाणा। चलिए, छठवां राज्य हो जाएगा कौन सा? ये हो जाएगा HP हिमाचल प्रदेश। 7वां स्टेट उत्तराखंड UK। और 8वां हो जाएगा दिल्ली, जो कि केंद्र शासित प्रदेश है। ये 8 राज्य जो है उत्तर प्रदेश की सीमा से लगते हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन एसोसिएशन ने किसका गठन करके राष्ट्रीय चेतना बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। ठीक है। और 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। कब? 26 जुलाई 1876 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन क्या है? यह है ब्लिसफुल बिहार।
ऑप्शन सी सही जवाब हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? यह है रोहतास का पठार, जो भौगोलिक रूप से यह सबसे पुराना माना जाता है। और रोहतास का पठार जो है बिहार के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। और रोहतास पठार के साथ महत्वपूर्ण झरना है जो करमनासा नदी पर देवरी जलप्रपात है, जिसकी ऊंचाई 58 मीटर है। कौन सा? देवरी जलप्रपात। किस नदी पर है यह देवरी जलप्रपात? तो यह है करमनासा नदी पर। कौन सी नदी? करमनासा नदी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है? इस नदी का नाम क्या है? तो यह है पुनपुन नदी। ठीक है, और ये जो है ना पुनपुन नदी पलामू झारखंड से निकलती है, जो कि मौसमी नदी है। और बिहार के औरंगाबाद, कहां कहां लिख देते हैं यहां पर, औरंगाबाद, अरवल, ठीक है, और औरंगाबाद अरवल में ये बहती है। और इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है पुनपुन की? तो एक तो है रामरेखा, रामरेखा नोट डाउन करते जाइए सबको, और दूसरी है दीर्घा, और तीसरी इसकी सहायक नदी हो जाएगी, यहां पर मैं इसको नोट करता हूं, मोरहर, मोरहर नदी। ये तीन नदियां इसकी सहायक है, किसकी? पुनपुन की। ओके, बिहार की कौन सी नदी अपना मार्ग परिवर्तित करने के लिए जानी जाती है? तो कोसी नदी, बिहार का शोक भी इसको कहा जाता है, कोसी को। सबसे ज्यादा पानी इसमें आता है और बाढ़ का कारण भी बनता है कोसी नदी। मुजफ्फरपुर बम कांड में किसको फांसी की सजा दी गई थी? ये थे खुदीराम बोस को। यह घटना कब हुई थी? सबसे पहले इसको जानिए, 30 अप्रैल 1908 की घटना है। खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी, दोनों, प्रफुल्ल चाकी भी इसमें शामिल थे ये घटना में, और इन्होंने ही इस घटना को अंजाम दिया था। इसमें जिलाधिकारी था किंग्सफोर्ड। कौन था? किंग्सफोर्ड था उस समय जिलाधिकारी। इसकी जगह लेडी कनेडी की मृत्यु हो गई थी। एक लेडी थी, उसका नाम था केनेडी। ये नहीं मर पाया था, इसी पर बम फेंकने की प्रयास था, लेकिन लेडी कैनेडी की मृत्यु हो गई। और इस अपराध में उस समय खुदीराम बोस जो थे 17 वर्ष की आयु के थे, मात्र 17 वर्ष के। और 11 अगस्त 1908 को इनको फांसी दे दी गई। प्रफुल्ल चाकी को फांसी नहीं दी गई, बच गए। अगला प्रश्न है, 1930 में बिहार क्षेत्र की राजस्व वसूली में धरना प्रदर्शन के कारण कितनी कमी हुई? यह हुआ था 10 लाख की कमी आई थी 1930 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी जिसका मुख्यालय पटना में है, इसका गठन किस वर्ष हुआ? 1908 ईस्वी में इसका गठन होता है। और वर्तमान में जो अक्टूबर 2023 में इसके अध्यक्ष बने हैं मदन मोहन झा। कौन बने हैं? मदन मोहन झा 2023 में इसके अध्यक्ष बने हैं। किसके? बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी के। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में समाचारों में देखी गई चैट जीपीटी में जीपीटी का फुल फॉर्म क्या है? पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा जेनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफार्मर। ऑप्शन डी सही जवाब हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोग के लिए सबसे उपयुक्त है? फोटोवोल्टिक सेल। ऑप्शन ए सही जवाब हो गया, जो कि ऑप्टिकल सिग्नल उत्पन्न करती है, इसको परिवर्तित भी करती है, संचारित संसाधित भी करने का काम करती है। और फोटोवोल्टिक सेल एक प्रकार का फोटो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होता है जो डिजिटल अनुप्रयोग के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। ओके, अगला प्रश्न है, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग किया जाता है? प्रति अम्ल का। ठीक है, और ये एसिड जो होता है रिफ्लक्स के कारण होता है, जो एसिड पाचन एंजाइम और या तो मान लीजिए कि भोजन सहित पेट की जितनी भी सामग्रियां होती है इसके अन्न प्रणाली के में वापस जाने के कारण होता है। और इसका इलाज के लिए एंटीसीडो यानी प्रति अम्ल का उपयोग किया जाता है। इसको क्या कहते हैं? एंटीसीडो। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, परागन की सुपरिभाषा है, क्या होगा परागन की सुपरिभाषा? तो परागन यानी पॉलिनेशन। तो परागकण का पराग केसर से क्लोम छिद्र तक स्थानांतरित होने की क्रिया क्या कहलाती है? पॉलिनेशन यानी परागन कहलाती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो गया। परागन कितने प्रकार के होते हैं? तो परागन दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो स्वपरागन और दूसरा होता है पर परागन।
स्वपरागन और परपरागन। क्लियर है? स्वपरागन की परिभाषा क्या होगी और परपरागन की परिभाषा क्या होगी, आप लोग या तो कमेंट कीजिए या तो अपना पढ़ के नोट डाउन कर लीजिएगा अपने नोटबुक में अगर लेके बैठे हो आप लोग। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे अवशोषित करते हैं, क्या अवशोषित करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 अवशोषित करते हैं, छोड़ते हैं क्या? ऑक्सीजन। ठीक। रात के समय यह सलाह दी जाती है कि पेड़ के नीचे ना सोए, क्योंकि पेड़ क्या होता है? तो पेड़ जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करते हैं। विकल्प सी सही जवाब हो जाएगा। और पेड़ में जो रात में पेड़ ये गैस उत्सर्जन करते हैं जिससे दम घुटने का डर रहता है, और पौधे में श्वसन के दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है दिन में, जो दिन का समय होता है तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में यह यूज हो जाता है, लेकिन रात्रि में प्रकाश न होने के कारण प्रकाश संश्लेषित क्रिया नहीं हो पाती है और पौधे श्वसन से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड जो वातावरण में उत्सर्जित होती है एक जहर का काम हो जाता है उस समय। इसीलिए पौधे के नीचे यानी पेड़ के नीचे रात में नहीं सोना चाहिए। क्लियर है? अगला प्रश्न है, डैश फूल के प्रजनन तंत्र होते हैं, ये होते हैं पुंकेसर और गर्भकेसर। विकल्प बी सही जवाब हो गया। अगला प्रश्न, क्लोरोसिस उत्पन्न होता है जब पौधों को उगाया जाता है, तो लौह रहित माध्यम में उगाया जाएगा तब ये स्थिति उत्पन्न होगी। निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है? कैल्शियम, Ca। ठीक। अगला प्रश्न, फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती है क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में होता है या होती है, क्या होगा? ये होता है प्रोटीन। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट के अपघटन उपरांत अंतिम रूप से क्या बनता है? यह बनता है ग्लूकोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है, क्या होगा यह? तो गाजर। इसमें से जो ऑप्शन राइट आंसर होगा गाजर होगा। और विटामिन ए से जो समृद्ध आहार हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहद आवश्यक होता है और हमारी आंखों की रोशनी के लिए या फिर हड्डी के लिए कैल्शियम स्तर को बनाए रखने के लिए बहुत ही जरूरी होता है, बेहद जरूरी है। और विटामिन ए जो होता है इम्यून सिस्टम और स्किन को दुरुस्त रखने का कार्य भी करता है। विटामिन ए की स्रोत की बात कही जाए जैसे गाजर तो यहाँ एग्जाम्पल में है ही, ऑप्शन में है ही। उसके बाद और स्रोत क्या हो सकते हैं विटामिन ए के? दूध, टमाटर हो गया, फिश मछली, लाल शिमला मिर्च। ठीक, लाल शिमला मिर्च, ये सभी जो है विटामिन ए के स्रोत है, मुख्य स्रोत है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है, यह क्या है? तो ये सबसे करेक्ट आंसर, सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, जिप्सम होगा। यदि विशुद्ध जिप्सम की बात कही जाए, इसका रासायनिक फार्मूला होगा CaSO4 इंटू 2H2O। इसको 120 से 160 सेंटीग्रेड तक, अगर 160 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म कर दिया जाए तो जलांश का 3/4 भाग निकल जाता है और जो परिणामी पदार्थ होता है यह बनता है क्या? प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसको जिप्सम को गर्म करता है, किया जाएगा तब कितना? 120 डिग्री से 160 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करा जाएगा और इससे जल जो है वाष्पित हो जाएगा तो बनेगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। साबुन उद्योग का उपजात क्या होता है? यह होता है ग्लिसरॉल। अगला प्रश्न, पदार्थ के एक रूप का कोई निश्चित आकार नहीं होता है, इसका एक निश्चित आयतन होता है। पदार्थ के इस रूप का एक उदाहरण क्या होगा? यह हो जाएगा मिट्टी का तेल, वेरी इजी। अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया कर डैश गैस मुक्त करते हैं, इनको कहा जाता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न, न्यूट्रॉन और एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या क्या होगी? तो सही जवाब हो जाएगा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्याओं का योग होता है एक नाभिक का द्रव्यमान संख्या। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हीरे और ग्रेफाइट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? क्वेश्चन नंबर 32 देखिए। ठीक, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो हीरा जो होता है ताप और विद्युत का कुचालक होता है। कुचालक किसका होगा? ताप और विद्युत का क्या होगा? हीरा ये कुचालक होता है। क्लियर है? और ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट जो विद्युत का क्या होगा? ये सुचालक होता है। ये चीज आपको क्लियर है? तो सबसे पहले एक चीज देख लीजिए कर ली, आप जो ऑप्शन दिया गया है उनकी विद्युत चालकता समान होती है, उनके पास समान क्रिस्टल संरचना है, उनके पास समान डिग्री की कठोरता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए सारे कथन
गलत दिए गए हैं, ये तीनों कथन गलत दिए गए हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। रेत और नैफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है? सही जवाब है ऑप्शन ए, ऊर्ध्वपातन यानी सबमिलेशन के द्वारा, सब्लिमेशन के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा कण आवेश रहित है? ये हो जाएंगे न्यूट्रॉन। वेरी इजी। अगला प्रश्न, मानव आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनता है? बचपन से पढ़ते आ रहे हो, रेटिना पर बनता है या? और मानव आंख के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब जो होता है क्या होता है? ये होता है वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। ठीक है, क्लास 10th से पढ़ते आ रहे हो ये सारे चीजें। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। प्रकाश की एक किरण दर्पण पर 30 डिग्री के कोण पर आपतित होती है। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण होता है, ये कोण बनेगा 30 डिग्री का। ठीक है, मान लीजिए यहां पर ये आपतित किरण है, ये किरण आ रही है, ठीक, और ये दर्पण ले लीजिए एक। ठीक है, ये दर्पण कुछ इस तरह से ले लीजिए, ये दर्पण है। ठीक, आपतित किरण यहां पर आई और यहां से जो परावर्तन होगा, ठीक, रिफ्लेक्ट हो गया इस तरफ, इधर से आया, इसको मान लीजिए आपतित, या आपतित किरण, और ये परावर्तित होकर इधर चली गई, परावर्तित। ठीक, ये बीच में जो होगा अभिलंब होगा, अभिलंब हुआ, और ये कोण जो बनाएगी 30 डिग्री का कोण। कितना? 30 डिग्री। ये थोड़ा सा वाइड एंगल हो गया, ठीक, 30 डिग्री का कोण बनेगा। ये क्या है? ये अभिलंब है। क्लियर है? और ये दर्पण जो होगा क्या होगा, ये आपको कमेंट करना है, कौन सा दर्पण है, कमेंट कीजिए। निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? तो सही जवाब इसका हो जाएगा, ये ऊर्जा होगी नीला प्रकाश का। ठीक, और ऊर्जा का स्रोत का सूत्र होता है E इक्वल टू SV इक्वल टू SC/L होता है, जहां E जो होता है ये ऊर्जा होता है। ठीक, ये ऊर्जा होगा। H जो होगा, H ये प्लांक का नियतांक होता है, नियतांक। ठीक है, सही से नहीं लिखा पा रहा है क्या, समझिए आप लोग। और V जो होगा, ये V जो है ये आवृत्ति है, आवृत्त है। ठीक, और C जो होगा, ये C ये प्रकाश का वेग, C प्रकाश का वेग हो गया। ठीक, और L जो होगा ये तरंग दैर्घ्य होगा। ठीक, अगर सही से आप लोग को नहीं दिख रहा होगा या समझ नहीं आ रहा होगा, जो कैरेक्टर मैंने लिखा है यहाँ पर, हो सकता है थोड़ा बहुत नहीं समझ आ रहा होगा, तो इसको आप लोग समझने का कोशिश कीजिए या फिर वीडियो को बैक करके फिर से सुन लीजिएगा और देखते भी जाइए। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? तो ये हो जाएगा विकृति, ये किसी राशि का मात्रक नहीं है। ठीक है, प्रतिबल का ऐसा यूनिट क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। बल का ऐसा ही मात्रक ये होता है न्यूटन। ठीक, दाब का पास्कल। ठीक है, विकृति का कोई मात्रक नहीं होता है। ठीक है, नहीं है पूछा जा रहा, सही जवाब विकृति। अगला प्रश्न, एंगस्ट्रॉम इकाई है। एंगस्ट्रॉम इकाई क्या होती है? ये तरंग दैर्घ्य की इकाई होती है एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तरंग दैर्घ्य की। ऊर्जा की इकाई क्या होगी? जूल। ओके, ऊर्जा की इकाई जूल हो गई। और आवृत्ति की जो अंतरराष्ट्रीय मानक इकाई होती है ये होती है हर्ट्ज, HZ। क्लियर? और वेग का ऐसा मात्रा क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। क्लियर? तरंग दैर्घ्य का एंगस्ट्रॉम। अगला प्रश्न है, दाब की इकाई क्या है? तो दाब का इकाई हो जाएगा न्यूटन पर मीटर होता है। और देश के विभिन्न स्थल घटनाओं को देखने के लिए भारत में विदेशी यात्रा आर्थिक दृष्टि से इसको निर्यात माना जाता है। सॉरी, ये क्या हो गया? न्यूटन प्रति मीटर होता है ना, हाँ। और ये दाब का एसआई मात्रक क्या होगा? दाब का एसआई मात्रक अभी मैंने बताया था, एक पास्कल भी होता है। न्यूटन पर मीटर और पास्कल। क्लियर? अगला प्रश्न, देश के विभिन्न स्थलों या घटनाओं को देखने के लिए भारत में विदेशियों की यात्रा अर्थनैतिक दृष्टि से निम्नलिखित में से किसके समान मानी जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा निर्यात। ठीक है, उस क्वेश्चन से इस पे चले आए थे डायरेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंचवर्षीय योजना का अंतिम अनुमोदन करता है ये किसके द्वारा? तो राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा किया जाता है। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी राष्ट्रीय विकास परिषद की? 6 अगस्त
1952 को, 1952 को। अगला प्रश्न, योजना आयोग है, यह क्या है? योजना आयोग का जो निर्माण होता है केंद्रीय मंत्रिमंडल की संतुष्टि पर किया गया था 1950 में, और यह गैर संवैधानिक निकाय है जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। 1 जनवरी 2015 से इसका स्थान क्या ले लिया है? नीति आयोग। ठीक, नीति आयोग। पहले पंचवर्षीय योजनाएं चलाई जाती थी, और कितने पंचवर्षीय योजनाएं चलाएगी? 12। कब खत्म हुआ? 2012 से 17 अंतिम पंचवर्षीय योजना थी, जो 12वां पंचवर्षीय योजना था। योजना आयोग क्या हो जाएगा? तो सही जवाब है असंवैधानिक निकाय है। भारत में योजना अवकाश यानी प्लान हॉलीडे की अवधि कब थी? तो ये हुआ था 1966 से 69 के बीच। ठीक है, और पहला पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 में शुरू हुआ था। ठीक है, और 1956 तक चला था। पहला अक्सर पूछा जाता है, और आखिरी जो था ये फर्स्ट हो गया। ठीक, दूसरा आखिरी 12वां पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 तक चला था। क्लियर है? अगला प्रश्न, IRDP का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो IRDP यानी कि इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट, यहां लिख दूं, इसका होता है फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड, आई का मतलब इंटीग्रेटेड, उसके बाद आर का मतलब रूरल डेवलपमेंट, ठीक, प्रोग्राम। ये इसका फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर 3 ऑप्शन दिए गए हैं, यहां ये सारे ऑप्शन आगे भी देख लेते हैं, कहीं एक से अधिक हो सकता है। ग्रामीण विकास और निर्धनता निवारण, ये भी इसमें शामिल हो जाएगा। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा ना, सब मिला करके सभी हो जाएगा, एक से अधिक हो जाएगा। ऑप्शन नहीं, उसको छोड़ दीजिए, ये सारे ऑप्शन जो है ना इसको अलग कर दिया जाए। अगर जो यहाँ पर देख लीजिए, निर्यात संवर्धन इसमें जो है शामिल थोड़ा बहुत था, इसको नहीं मान सकते। कुशल राजकोषीय प्रबंधन था ही नहीं, बैंकिंग सुधार नहीं। इसमें जो मुख्य रूप से किया गया था ग्रामीण विकास और निर्धनता निवारण किया गया था। ये सबसे सटीक ऑप्शन होता है, ऑप्शन डी सही जवाब होगा इसका। चलिए अगला प्रश्न है, सापेक्ष निर्धनता, रिलेटिव पॉवर्टी का अर्थ होता है, ये होता है आर्थिक असमानताएं। क्योंकि सापेक्ष निर्धनता एक व्यक्त करती है कि समाज का एक वर्ग आय का उपभोग के स्तर की दृष्टि से संपूर्ण समाज या अर्थव्यवस्था के औसत आय या उपभोग स्तर से नीचे हो। या सापेक्ष निर्धनता यह स्पष्ट करेगी कि विभिन्न आय वर्गों के बीच कितनी विषमता है। इसके अंतर्गत जनसंख्या के विभिन्न आय वर्ग चतुर्थांश या दशांश के संबंध में आय संबंधी अनुमान लगाए जाते हैं। जनसंख्या के निचला 5%, कितना 5%, और 10% आय समूह वाले की तुलना में ऊपरी से 5 से 10% आय समूह के साथ की जाती है, और इससे प्राप्त जो परिणाम आएगा उसको सापेक्ष गरीबी कहा जाता है। क्या चीज? सापेक्ष गरीबी। इस चीज को ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को बैक करके फिर से एक बार सुन लीजिए। इसको सापेक्ष गरीबी कहा जाता है। ठीक है, ये बहुत बड़ी समस्या है भारत का। अगला प्रश्न है, भारत में अधिकांश व्यक्ति बेकार हैं। ये बेकार क्या है? तो ये होता है कृषि क्षेत्र में छिपी या प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है। तो ये कृषि के क्षेत्र में है, ये बेरोजगारी से संबंधित है। अगला प्रश्न, पंचायती राज अपनाने वाला पहला राज्य कौन था? पता है आपको, ये था राजस्थान। बलवंत राय मेहता कमेटी 1957 की संस्तुति के आधार पर 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान का नागौर पंचायत सबसे पहला पंचायत बना था। पंचायती राज विचारधारा की शुरुआत इनमें से किसने की थी? बलवंत राय मेहता ने, अभी बताए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? सही जवाब हो जाएगा बलवंत राय मेहता ने। ठीक, 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान का नागौर पंचायत से इसका उद्घाटन किया, और पंचायती राज समिति के अध्यक्ष भी बने थे बलवंत राय मेहता। इन्होंने ही सर्वप्रथम लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण प्रणाली, जो त्रिस्तरीय प्रणाली थी, उसकी शुरुआत की। अगला प्रश्न, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय को मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? यह भारत के राष्ट्रपति के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इसका अधिकार जो है ना खत्म कर दिया गया है। 104वां संविधान संशोधन आया था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था, ठीक, 2019 में, जिसके द्वारा लोकसभा और राज्यसभा की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय का मनोनयन समाप्त कर दिया गया है, जिसमें 2 सदस्य को
मनोनीत किया जाता था। ये अब समाप्त है, टाटा बाय बाय। भारत के कार्यपालिका अध्यक्ष एग्जीक्यूटिव हेड कौन है? सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रपति। लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है, कब? तो लोकसभा की अवधि सबसे पहले तो आप सभी को पता है 5 वर्ष की अवधि होती है लोकसभा की, कितनी? 5 वर्ष की। और राष्ट्रपति इसे प्रधानमंत्री की सिफारिश पर इसके पूर्व भी विघटित कर सकता है। ये आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 85 क्लॉज 2 सब क्लॉज बी के तहत, ठीक है, इस आर्टिकल के तहत विघटित कर सकती है। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है और अन्य किसी सदस्य को बोलने दे सकता है। यह घटना क्या कहलाती है? इस घटना को कहा जाता है मर्यादा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 55 सेट है। निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? नहीं करता है पूछा जा रहा है ना, नहीं करता है। इनमें से किसकी नियुक्ति नहीं करेगा? तो उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करेगा। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल सरकारी प्रणालियों के किस संयोजन की विशेषता नहीं है? नहीं पर बड़ा बल दिया गया है, यह हो जाएगा अध्यक्ष की गणतंत्रात्मक प्रणाली में। इजी क्वेश्चन आ रहा, विश्लेषण जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत में यदि एक देश एक चुनाव लागू किया जाता है तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता होगी? 1 नेशन 1 इलेक्शन। तो इसमें सबसे पहले सदन के जो सदन के अवधि होती है, यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों के अनुच्छेद है आर्टिकल 83, इसमें सबसे पहले आएगा। उसके बाद आर्टिकल 172 आएगा इसमें, फिर आर्टिकल 85 जिसमें संसद का सत्र सत्रावसान विघटन संबंधित है। उसके बाद आएगा आर्टिकल 174 यानी कि राज्य के विधानमंडल का सत्र सत्रावसान विघटन, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 356 को शामिल किया जाएगा, इसमें राज्य के संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने के संबंध में, दशा के संबंध में उपबंध बताया गया है। ये सभी आर्टिकल को मिला करके तब जाकर के भारतीय संविधान में एक देश एक चुनाव को लागू किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए देखिए, 83 इसमें शामिल है, 356 शामिल है, 172 शामिल है, 246 तो होगा नहीं। तो यहाँ पर कौन कौन से हो जाएंगे? 83, 172, 85, 174 और 356। ये सारे आर्टिकल, 5 आर्टिकल नोट कर लीजिए। यहाँ पर 3 आर्टिकल दिए गए, तो एक से अधिक इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन ई सही जवाब हो गया। दोहरी नागरिकता लक्षण है, किसका लक्षण है दोहरी नागरिकता? तो सही जवाब हो जाएगा संघात्मक शासन का, वेरी इजी। अगला प्रश्न, जम्मू और कश्मीर राज्य के विभाजन के बाद बने किस केंद्र शासित प्रदेश की अपनी कोई विधायिका नहीं है? तो ये राज्य है लद्दाख, है, ठीक। जब भारत सरकार ने, केंद्र सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए संविधान के अनुच्छेद 370 को हटाया और जम्मू कश्मीर राज्य का विभाजन 2 केंद्र शासित प्रदेश में किया, एक जम्मू एंड कश्मीर, दूसरा लद्दाख बना था, ठीक है। जम्मू कश्मीर की राजधानी कहां रखी गई थी? लद्दाख का, तो लेह हुआ। जम्मू कश्मीर की राजधानी कहां? आप लोग कमेंट कीजिए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में ओजोन परत पाई जाती है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, समताप मंडल। ग्रीन हाउस गैस में मुख्यतः घटक होता है कौन कौन सा? तो यह जो होता है हरित गृह प्रभाव एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा किसी ग्रह के वातावरण में मौजूद कुछ गैसें वातावरण के तापमान को बढ़ा देती है, और ग्रीन हाउस गैस में खास करके कार्बन डाइऑक्साइड शामिल होता है और जल वाष्प मीथेन शामिल होता है, मीथेन हो गया, N2 नाइट्रस ऑक्साइड इसमें होता है। तो एक से अधिक हो जाएगा ना, तो उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई राइट आंसर होगा। ये हो ही जाएगा, ये चारों शामिल होता है। शैवाल और कवक में मिलने से लाइकेन बनता है, तो इसका राइट आंसर होगा म्यूचुअलिज्म बनता है, जिसको कहते हैं जो लाइकेन बनता है उसको म्यूचुअलिज्म कहा जाता है। अगला प्रश्न, पारिस्थितिकी तंत्र में वाय आकार का ऊर्जा प्रवाह मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? ये जो है ना ऊर्जा का लिंडमैन का प्रवाह अधिनियम था 10% का, जो आगे जाकर के घटते घटते ये विघटित होते चला जाता है। किसका? लिंडमैन का। ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है, 5वें सेट में आया था, 6वें सेट में आया था और तीसरे सेट में ये क्वेश्चन आया था, लिंडमैन, ठीक है, लिंडमैन से संबंधित। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ा जाए। निम्नलिखित आंदोलन में से किसका भारतवर्ष के अंतर्गत बहुउद्देशीय परियोजनाओं के विरुद्ध शुभारंभ किया गया था?
चलिए इसका राइट आंसर बताइए। जो नर्मदा बचाओ आंदोलन, टिहरी बांध आंदोलन और चिपको आंदोलन, ये भारत के अंतर्गत बहुउद्देशीय परियोजनाओं के विरुद्ध पहले प्रारंभ किए गए थे। कौन कौन? नर्मदा, टिहरी और चिपको, तीनों। क्या राइट आंसर होगा? एक से अधिक, उपर्युक्त में से एक से अधिक इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है यहां पर, मेथेमोग्लोबिनेमिया निम्नलिखित में से किससे दूषित पानी पीने के कारण होता है? ये होता है नाइट्रेट के कारण। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस धार्मिक समूह ने सर्वाधिक साक्षरता दर प्रतिशत दर्ज की गई? तो यह समूह था किसका? जैन धर्म में। ईसाई धर्म में 84.5%, ठीक। और सिख की बात कही जाए तो सिख में 75.4% और हिंदू धर्म में 73.3% साक्षरता दर पाया गया था, ठीक है। और जैनीज की बात की जाए 94.9% साक्षरता दर पाया गया था। नोट कर लीजिए इसको। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत था लगभग कितना? ये हो जाएगा 31%। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राज्यों में निम्नतम साक्षरता दर 2011 की दृष्टि से बिहार का स्थान कौन सा था? ये हो जाएगा पहला स्थान। सबसे अशिक्षित राज्य, सबसे कम शिक्षा का स्थान रहा था 61.8%, सबसे डाउन माना गया। सबसे ज्यादा था किसका? केरला का। केरला का साक्षरता दर नोट किया गया 94%। सबसे टॉप पर रहा था केरल, सबसे बिलो रहा था बिहार 61.8% के साथ। विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला है, ये कौन सी है? एंडीज पर्वत। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बेमेल है? बेमेल जोड़ा हो जाएगा मसाई, मध्य पूर्वी अफ्रीका में। ये सबसे बेमेल जोड़ा है क्योंकि पूर्वी अफ्रीका की उष्णकटिबंधीय घास, जो सवाना का घास मैदान है, इसमें मसाई नामक पशुपालन जनजाति के लोग रहते हैं, ठीक है। कहां पर? पूर्वी अफ्रीका में। पूर्वी अफ्रीका, मध्य पूर्वी अफ्रीका नहीं, ठीक है। ये बेमेल जोड़ा है। क्राल एक प्रकार की निर्मित संरचना है किसका? तो एक अफ्रीकन जनजातियों द्वारा बनाया गया झोपड़ी नुमा घर होता है। सामान्यतः इस तरह की संरचना मसाई जनजाति के द्वारा ही बनाया जाता है। तो सही जवाब इसका क्या होगा? दक्षिण अफ्रीका का। अगला प्रश्न, इराक का सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय है, ये कौन सा हो जाएगा? कुर्द। और इसकी आबादी जो है इराक में, इराक की कुल जनसंख्या का 26.5% किसका? कुर्द जनजाति का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ था? इसका शुरुआत अक्सर माना जाता है कि लगभग 4200 ईसा पूर्व की तिथि निर्धारित की गई कार्बन डेटिंग पद्धति के अनुसार। और यह प्रमाण तमिलनाडु में उत्खनन जब हुआ था, वहां से मिला था। कहां से? तमिलनाडु से। तो यहां पर कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यह 4200 ईसा पूर्व लगभग तमिलनाडु से इसका प्रमाण मिला था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, पेंजिया से टूटे हुए दक्षिणी महाद्वीप को क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है गोंडवाना लैंड। ये क्वेश्चन बार बार आता है गोंडवाना लैंड से संबंधित। अगला प्रश्न, आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिका महाद्वीप किसके निकट स्थित है? सही इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, विकल्प सी, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के बीच यह स्थित है। अखबारी कागज उद्योग निम्न में से किस स्थान पर अवस्थित है? सही जवाब हो जाएगा नेपानगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है? मध्य प्रदेश का। निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों से अंतर्गत पाए जाते हैं? ये अंतर्गत है अरुणाचल प्रदेश के, ठीक है। और इसका भारत में कुल वनावरण वृक्षारोपण की बात कही जाए तो कितना है? 8,09,537 वर्ग किलोमीटर टोटल, ठीक है। और कुल भौगोलिक क्षेत्र का 24.62%, ठीक है। और वनावरण क्षेत्रफल का जो शीर्ष राज्य कौन कौन सा हो जाएगा? तो सबसे अधिक माना जाए तो मध्य प्रदेश। यहां पर मैं नोट डाउन कर दूं ताकि छूटने ना पाए क्वेश्चन। मध्य प्रदेश, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, फिर उसके बाद छत्तीसगढ़, ओडिशा,
महाराष्ट्र, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश जो है यह विकल्प में सर्वाधिक क्षेत्र पर वन पाए जाते हैं, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। अगर इस तरह से आए, बढ़ते से घटते क्रम या घटते से बढ़ते क्रम, जैसे सजाना हो, आप लोग ये 5 राज्य नोट कर लीजिए, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और महाराष्ट्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं। इसको इरेज कर दूं, इसको यहां नोट डाउन कर दिए, नोट कर लीजिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कहां उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन नहीं उगते? सही जवाब हो जाएगा पूर्वी घाट में। अगला प्रश्न, मालनाड क्षेत्र का संबंध निम्नलिखित में से भारत के किस पठार से है? यह है कर्नाटक के पठार से संबंधित है। अगला प्रश्न, मगध और अंग का मैदान किसके हिस्से हैं? ये मैदानी हिस्से जो मगध के मैदान का है और अंग के मैदान का जो हिस्सा है, ये महाजनपद के जो 16 महाजनपद रहे थे उनमें से एक है मगध और अंग का, और इसका विस्तार जो है मध्यगंगा और मैदानी क्षेत्र में है। मध्यगंगा का जो मैदान है, इसका विस्तार पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार का राज्य माना जाता है, ठीक है। और अपनी उत्पत्ति से ही जो है महाजनपद का उत्तर में विस्तार हुआ था, जिसके बाद मान लीजिए तो उस समय का कोसल प्रदेश हुआ करता था। कौन सा? कोसल। इससे संबंधित है काशी, वत्स और कौन सा था, ये 3 खास करके जनपद क्षेत्र में शामिल किए जाने लगे थे। और महाजनपद में अंग जो है वर्तमान पूर्वी बिहार का जो मुंगेर क्षेत्र है और भागलपुर और पश्चिम बंगाल का जो मिडिल एरिया है, मध्य का क्षेत्र, वो जो है अंग महाजनपद के अंतर्गत आते थे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मध्य गंगा का मैदान। ऐतिहासिक दक्षिणापथ नामक क्षेत्र का विस्तार है, सही जवाब है। कौन कौन सा होगा? तो भारत का इतिहास जो दक्षिणापथ क्षेत्र से संबंधित है, विंध्य पर्वत श्रेणी से। किससे? विंध्य पर्वत श्रेणी से। और कृष्णा नदी, कावेरी नदी तक का क्षेत्रफल इसमें शामिल किया जाता है, और सतपुरा से नीलगिरी पर्वत श्रेणी को भी शामिल किया जाता है। ये सारे ऑप्शन सही हो गए, एक से अधिक इसका सही जवाब हो गया, ठीक है। उपर्युक्त में से एक से अधिक। प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोक हितवादी, सत्यशोधक समाज, रहनुमाई माजदायसन सभा के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से सही संयोजन पहचानिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? गोपाल हरि देशमुख, आत्माराम पांडुरंग, मोहनदास करमचंद, अजय, ये गलत है, इसमें सभी शामिल नहीं थे, ठीक। अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। आत्माराम पांडुरंग, मोहनदास करमचंद गांधी, गोपाल हरि देशमुख, ज्योतिबा फुले और नौरोजी फरदौनजी, ये सही जवाब हो जाएगा इसका, ठीक है। ये सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है? भारतीय पुनर्जागरण रेजिडेंस आंदोलन के पिता कौन थे? ये हो जाएंगे राजा राम मोहन राय। विकल्प डी सही जवाब हो गया। अगला प्रश्न है, मूकनायक समाचार पत्र के संबंधित कौन थे या कौन से संबद्ध हैं इससे? तो ये हो जाएंगे संविधान निर्माता बी.आर. अम्बेडकर। और इनका मानना था कि दलित को जागरूक बनाने, उन्होंने संगठित करने के लिए उनका अपना स्वयं मीडिया अति आवश्यक है, और इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उन्होंने 31 जनवरी 1920 को मराठी पाक्षिक समाचार पत्र मूक नायक का भी, इसने मूक नायक समाचार पत्रिका कब आया था प्रचलन में? 31 जैन 1920 को, 1920 को। राजा राम मोहन राय संपादक थे, किस चीज के संपादक थे भैया? तो ये थे संवाद कौमुदी के, ठीक है। और इसका बंगाली पत्रिका संवाद कौमुदी था, बंगाल में बंगाली भाषा में लिखा गया था, 1821 ईस्वी में प्रचलन में आया था। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया विंस फ्रीडम किसने लिखी? यह लिखा गया था मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन पूछा जा रहा। 1857 में दरभंगा, डुमरांव और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसों से अंग्रेजों की मदद की। बिल्कुल सही हो गया, पहला ही आंसर इसका सही हो गया। अगला है यहाँ पर डुमरांव, हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमियों से अंग्रेजों की पैसे से नहीं की, पैसे से मदद किया था ना। राइट आंसर ऑप्शन ए ही हो जाएगा। आदमियों से नहीं, तो ये भी गलत है, आदमियों से भी मदद किया था उन्होंने, और अंग्रेज का विरोध किया, विरोध तो नहीं किया था क्योंकि मदद किया था और पैसे से किया था। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो गया। जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? सही जवाब है ऑप्शन ए, कुंवर सिंह। 1857 की क्रांति देख लिया आप लोग, क्वेश्चन आ रहा।
अभी तक तो आपका क्लियर हो जाना चाहिए, मैं बार बार बोलता हूँ, आज नहीं बोलूंगा। अगर आप लोग पूरा टेस्ट देखते होगे तो आज नहीं बोलूंगा। 1857 की क्रांति आपको पढ़ना है और बहुत अच्छे से पढ़ना है। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 90। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। किन किन प्रांतों से चयन किया गया था? तो 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने यूपी, ठीक है, बिहार से उच्च वर्ण के सैनिक विद्रोह, जिस पर संदेह नहीं था, सवर्ण को, इसको संदेह की दृष्टि से देखने लगा था। और 1857 के विद्रोह में ये सैनिक जो है बहुत अहम भूमिका निभाए थे, जो उच्च वर्ग के थे, सवर्ण थे। और इसके बाद सरकार ने यह निर्णय लिया कि उत्तर प्रांत के जो जैसे गोरखा, सिख, पंजाब क्षेत्र के सैनिक की भर्तियां की जाए, क्योंकि इस क्षेत्र में सैनिकों ने 1857 के विद्रोह को दबाने में बहुत भूमिका निभाई थी। ठीक है, गोरखा सब। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं और कौन कौन सा है। यह है गोरखा, सिख, पंजाबी, उत्तर प्रांत से। सही जवाब यही हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ? राइट आंसर हो जाएगा 1929 को हुआ था। और मुंगेर में 1922-23 में किसान सभा का गठन जो है शाह मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह द्वारा किया गया था। पलासी युद्ध के पश्चात किसको बिहार प्रांत का उप दीवान नियुक्त किया गया था? पिछले सेट में आया था बाबा ये क्वेश्चन। तो कौन था? राजा सीताव राय का। 2 दीवान नियुक्त किया गया था, एक बंगाल का, एक बिहार का। बंगाल का रजा खान और सीताव राय, बिहार का दीवान नियुक्त किया गया था। क्लियर। अगला प्रश्न, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना किसके नेतृत्व में लड़ी थी? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, बताइए कौन सा होगा? ऑप्शन ए, मुनरो के नेतृत्व में। 23 अक्टूबर 1764 को। ठीक है। नूह सिपिहर की काव्य रचना मुख्य रूप से किस ऐतिहासिक व्यक्ति पर केंद्रित है? राइट आंसर हो जाएगा मुबारक शाह खिलजी से संबंधित है यह। किससे? मुबारक शाह खिलजी से। लोधी वंश की स्थापना किसने की? बताइए आप लोग। तो इसकी स्थापना सबसे पहले जान लीजिए कब हुई थी। 1451 ईस्वी में लोधी वंश की स्थापना हुई, बहलोल लोधी के द्वारा किया गया, 1451 ईस्वी में। और बहलोल लोधी ने जो अफगान का साहू लेख शाखा से संबंधित है, इसने सिक्का को चलाया और अकबर के शासनकाल में जो पहला उत्तरी भारत में विनिमय का मुख्य साधन बना रहा, जो बहलोल लोधी के द्वारा चलाया गया था। और लोधी वंश ने दिल्ली सल्तनत पर कब से कब तक शासन किया था? तो 1451 से लेकर के 1526 ईस्वी तक किया था लोधी वंश ने शासन। क्लियर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है? यह बसाया था सिकंदर लोधी ने। ठीक है, सिकंदर लोधी ने दोआब पर नियंत्रण स्थापित किया और राजपूताना शासक पर नियंत्रण के उद्देश्य को ध्यान में रख करके 1504 ईस्वी में एक नगर बसाया जिसको आगरा के नाम से अभी जानते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसके नाम से एक सिकंदरा जगह का नाम ही है आगरा में। तो कोई बच्चे आगरा में रहते हो तो उनको पता होगा। चलिए अगला प्रश्न है, प्राकृत प्रकाश ग्रंथ किसने लिखी? तो सही जवाब इसका हो जाएगा वररुचि ने। ठीक है, वररुचि ने लिखी थी। और वररुचि जो था विक्रमादित्य का नवरत्न में एक था। विक्रमादित्य इसका नवरत्न था, उसमें से एक था वररुचि, इन नवरत्नों में एक। ठीक है। अगला प्रश्न, अभिज्ञान शाकुंतलम का लेखक क्या है, कौन है? आप सभी को पता है कालिदास की यह सबसे उत्कृष्ट रचना है। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा, जिसने न केवल भारतीय बल्कि पूरे विश्व साहित्य में इनका गौरवपूर्ण स्थान है। और राजा दुष्यंत और शकुंतला के प्रणय, विवाह, विरह और प्रत्याख्यान और पुनर्लेखन, पुनर्मिलन की एक सुंदर कहानी इसमें है। किसमें? अभिज्ञान शाकुंतलम में। पढ़िए इसको आप लोग। अगर बुक नहीं खरीद सकते हो तो गूगल करके पढ़िए, बहुत अच्छी कहानी है। बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और इनसे संबंधित 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। यह 2 स्तंभ ए और 1 और 2 में अंकित है। आपको इनका सुमेल करना है, इसको सुमेलित करना है। ठीक है, यहाँ पर कूट दिया गया है, इस कूट की सहायता से सुमेलित करना है। ठीक है, चलिए सुमेलित करा जाए। जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी। ज्ञान प्राप्ति बोध गया। प्रथम प्रवचन सारनाथ और निधन कुशीनगर में, जिसको महापरिनिर्वाण कहा गया। महापरिनिर्वाण कहा गया। क्लियर। क्या हो जाएगा? 3, 2, 1 और 4। चलिए विकल्प की तरफ बढ़े। 3, 2, 1 और 4, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आखिरी प्रश्न है, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अधिक था? सही जवाब हो जाएगा गुप्त वंश का। ठीक है, और भारत में भागवत जो है वैष्णव धर्म से संबंधित है।
कौन से? वैष्णव से, वैष्णव धर्म से संबंधित है। और इसका चरमोत्कर्ष जो है 4वीं से 5वीं सदी में गुप्त शासनकाल में सबसे अधिक हुआ था, और वैष्णव धर्म को गुप्त शासक ने अपना राजधर्म बनाया था। जो देवगढ़ का इलाका था, जिसको अभी वर्तमान में ललितपुर नाम से जानते हैं, देवगढ़ का इलाका ललितपुर नाम से, और भीतरगांव था, भीतरगांव जो वर्तमान का कानपुर शहर है, कानपुर, और तिगवा था, तिगवा, ठीक है। तिगवा शहर जो है जबलपुर में, यह है जबलपुर, जो एमपी का एक जिला है जबलपुर, यहाँ का था। तो गुप्त राजाओं ने परम भागवत की उपाधि धारण कर ली थी और अपने सिक्कों में विष्णु के वाहन गरुड़ की आकृति बनाई थी। विष्णु का वाहन क्या है? गरुड़। इसकी आकृति इन्होंने सिक्के पर बनवाया था गुप्त शासकों ने। ये सारे फैक्ट्स पूछे जाते हैं, इसको क्लियर कर लीजिए, आप लोग लिख लीजिएगा। और गुप्त युग में ही वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार भारत से बाहर कहाँ कहाँ हुआ था? तो ये चीन में हुआ था, उसके बाद पूर्वी एशिया, हिंद एशिया, कंबोडिया, मलाया, इंडोनेशिया तक उस समय हो गया था। और गुप्त के पूर्व जो है यवन शासक जो एंटियालकस था, एंटियाजकस या फिर जिसको एंटियालकिड्स के नाम से जानते हैं, उसका एक राजदूत था हेलियोडोरस। इसने विदिशा में, कहां पर? विदिशा जो क्षेत्र था वहां पर गरुड़ ध्वज की स्थापना की थी। गरुड़ ध्वज या गरुड़ ध्वजा की स्थापना इसके द्वारा किया गया था। और उसने स्वयं को परम भागवत बताया था, परम भागवत कहा था। किसने? ये किसने कहा था? ये कहा था हेलियोडोरस ने। उसका नाम क्या था? हेलियोडोरस। विदिशा में गरुड़ ध्वज की स्थापना कराई और खुद को इसने परम भागवत कहा था। क्लियर है? इतने सारे फैक्ट्स तो मैंने बता दिए। मिलेंगे अगले टेस्ट में, तब तक आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने सहपाठियों के बीच। बहुत बहुत धन्यवाद।